नाम से क्या स्पष्ट है कि भूमि का जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं, है ना। देखो, भूपटल की कंपन अथवा लहर भूपटल की कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। लिख लिया सब कोई? तो दोबारा बोलना होगा। ठीक है, देखो बोर्ड में जरा सा, ये हम लोगों को ऊपर का जो परत है उसको धरातल बोलते हैं। धरातल, ये वाला पोर्शन धरातल है। और मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ से भूकंप का उद्भव हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? भूकंप का उद्भव हो रहा है। यहाँ से चलना शुरू हुआ किसी कारणवश, जो भी कारण हो। तो जब ये यहाँ से चला तो धरातल से टकराया। क्या हुआ? धरातल से टकराया। टकराने के बाद वो कुछ इस तरह से, थोड़ा पार्ट इस साइड, थोड़ा इस साइड फैल गया। फैला? बोलो। अगर कोई पॉइंट सीधा नहीं क्रॉस करके कुछ इस तरह से आया, धरातल से टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। एक पॉइंट इधर से ऐसे आया यहाँ से और रिफ्लेक्ट होके आ गया इधर। ठीक है। कोई तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कि यहाँ आया, रिफ्लेक्ट हो गया इधर, यहाँ आया, धरातल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया इधर। ठीक है। तो ये जो उद्गम क्षेत्र है जहां से भूकंप का उद्गम हुआ, इसी को बोलते हैं भूकंप मूल या फोकस। भूकंप मूल या फोकस, इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? भूकंप मूल या फोकस। FOCUS बना लो तुम लोग अपना बोल। हाँ, बता रहे हैं, बता रहे हैं। लिखो तो, भूकंप मूल या फोकस। यहाँ से भूकंप सर्वप्रथम निकलता है, इसी पॉइंट से। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? भूकंप का मूल या फोकस।
अब जहां पे पहली बार सीधा जाने के बाद टकरा रही है भूकंप, इस पॉइंट को धरातल से जहां टकराई उसी को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख रहे हैं अधिकेंद्र। ये काला वाला पॉइंट अधिकेंद्र, जहां पे काला वाला पॉइंट बनाइए कॉपी में उसको बोलो अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ठीक है। अब पॉइंट बना करके लिखो, भूकंप का भूकंप का सर्वप्रथम जहां भूकंप का सर्वप्रथम जहां आविर्भाव होता है, आविर्भाव लिखना पड़ेगा मिटा के, आविर्भाव आविर्भाव होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। उद्भव केंद्र, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। हाँ, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। तो जहां से वो निकलता है उसी को केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जहां से पहला पॉइंट निकला, हाँ, जहां से उद्भव हुआ उसी को केंद्र बोलते हैं। उद्गम जगह वाले उद्गम क्षेत्र को ही केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब वो जब हुआ तो उस जो सीधा 90 डिग्री पे जो जाएगा समतल पे और जाकर कहाँ तक टकराएगा? पृथ्वी के धरातल पर। जिस पॉइंट पे वो टकराएगा उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, केंद्र नहीं, अधिकेंद्र। उसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। तो अगला पॉइंट लिखो अधिकेंद्र। अधिकेंद्र अधिकेंद्र कौन सा पॉइंट होगा? कहाँ होगा? देखो, पृथ्वी की धरातल पर जिस स्थान पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम भूकंप के लहरों का अनुभव होता है, सर्वप्रथम भूकंप के लहरों का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को उस क्षेत्र को अधिकेंद्र इंग्लिश में एपिसेंटर, अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। EPICENTRE एपिसेंटर कहते हैं। कौन सा क्षेत्र होगा एपिसेंटर? यहाँ से भूकंप का तरंग निकला
और सबसे पहले जाके धरातल पे जहाँ टकराया इसी पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से टकरा के ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भूकंप मापी, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी क्या करेगा ये? हाँ, लिखो लिखो, भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र, भूकंपीय तरंग को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंपीय तरंग को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। अगला पॉइंट बनाओ। भूकंप विज्ञान के अध्ययन को, या सीधे भूकंप के अध्ययन को कुछ भी लिख सकते हो। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट अच्छा से याद रखना। लॉजी का क्या अर्थ बताए थे? लॉजी शब्द जहां भी लग गया उसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो ये तो भूकंप हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा वो बातें होगा कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। लिखो, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी वेव्स, इंग्लिश में PRIMARY, प्राइमरी वेव्स, पी फॉर प्राइमरी वेव्स, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। पी वेव्स प्राथमिक तरंगे। दूसरा, दूसरा कौन सा? हाँ जी, एस वेव्स, सेकेंडरी तरंगे। एस वेव्स सेकेंडरी, सेकेंडरी तरंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। सेकेंडरी वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। तथा तीसरा एल वेव्स, एल वेव्स लिखा रहे को, तो हिंदी में इसको क्या बोले थे? हिंदी में क्या लिखवाए थे इसके बारे में? एल वेव्स धरातलीय तरंगे, एल वेव्स धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे आ गया लाइट, बता रहे हैं, लिख लो।
लाइटेज आ रहा है, आ रहा है। एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब क्या क्या लिखवाया था उस दिन क्लास में, एल वेव्स, एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में? तो दोबारा लिखाना जरूरी है या तुम लोग लिख लोगे अपने से यूट्यूब से? जल्दी बताओ, लिख लोगे वहां से? हाँ हाँ हाँ, वहाँ वेव्स के बारे में लिखाया था ना, एल वेव्स, एस वेव्स, सात तीनों तो लिखवा दिए थे वहाँ पे, दोबारा से लिखवाना जरूरी है? हाँ, वहां से वो लिख लेना, ठीक है। अगला, यहाँ पे मतलब एस एल और पी के कुछ नहीं, वही सेम चीज पढ़ाए हैं वहाँ, तो फिर जब धरती का जब बता रहे थे सारा चीज वही चीज पढ़ाए हैं, क्यों अलग होगा? वो एस वेव्स, एल वेव्स और पी वेव्स तो सेम ही होगा, वो अलग किससे हो जाएगा? वही चीज बताए हैं वहाँ पे। वहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे थे भूकंप खाली, बस इतना अंतर था, क्योंकि भूकंप नहीं पढ़ा रहे थे तो वहाँ पूरे ना सर भूकंप में ही सब होता है, भूकंप में होता है लेकिन उसमें भूकंप नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन एस एल और पी के बारे में तो बता ही दिए थे वहाँ पे। कौन रात भर सोया नहीं है? हम्म, कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब दिया करो। सब बताओ एक बार, भूकंप क्या होता है? पढ़ के सुनाओ। ठीक है, जहां से निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या? हाँ, उद्गम केंद्र। ठीक है, जहाँ पे धरातल पे जाके टकराएगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, और? हम्म हम्म। इसको लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोलेंगे, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंग बोलते हैं, एल ओ एन जी। लॉन्गिट्यूडनल तो वहां हो जाएगा ना पृथ्वी में, लॉन्ग वेव्स दीर्घ तरंग। थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखवाइए दें क्या? लिखो, जल्दी जल्दी लिखना लेकिन। लिखो, पी तरंग, पी तरंग सर्वाधिक गति वाली तरंग होती है, पी तरंग सर्वाधिक गति वाली तरंग होती है, जिसकी गति लगभग, गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा होता है इसका, सेकेंड होगा ना इसमें, सेकेंड है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, घंटा नहीं होगा। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तथा यह तथा यह ठोस ठोस द्रव ब्रैकेट में तरल, ठोस द्रव ब्रैकेट में तरल और गैस तीनों माध्यमों से, और गैस तीनों माध्यमों से
गुजरती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। ठीक है, मतलब ठोस से भी होके पार हो जाएगा, गैस से भी पार हो जाएगा और द्रव से भी पार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 10 मिनट में खत्म होगा, दोबारा लॉगिन करना। नेक्स्ट, एस तरंग। एस तरंग का 2 पॉइंट लिख लो कि इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और प्रति सेकंड, बार बार घंटा बोला जा रहा है। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा यह सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तथा यह सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। यानी द्रव में और गैस में ये नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है ना, उस माध्यम से गुजर ही नहीं पाएगी, द्रव्य से और गैस से। तीसरा कौन सा था? एल, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव लिखो, एल वेव तरंगें, एल वेव तरंगें धरातल के निकट विकसित होने के कारण, एल वेव तरंगें धरातल के निकट विकसित होने के कारण सर्वाधिक खतरनाक होती है, सर्वाधिक खतरनाक होती है। यद्यपि इसकी गति, इसकी गति 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है। 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है। गति कम है, लेकिन तीनों वेव में सबसे खतरनाक कौन है? एल वेव, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ धरातलीय तरंग, लॉन्ग वेव्स। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि तीनों वेव में भ्रमण समय सबसे अधिक किसका होता है, तीनों वेव्स में भ्रमण समय किसका ज्यादा होगा? क्यों? एल, एस और पी, ये तीनों तरंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। इसकी स्पीड कितना प्राइमरी का? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। गति इसकी ज्यादा है, उससे कम ये है, और सबसे कम ये है। तो जिसकी स्पीड कम होगी उसी को तो समय ज्यादा लगेगा चलने में। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भ्रमण समय जब इसका ज्यादा है, तो जो धीरे धीरे चलता है, गति उसकी कम है, तो यह दूरी भी ज्यादा तय करता है, ये दूरी भी ज्यादा तय करता है। तो एल तरंग के बारे में 2 पॉइंट और लिख लो कि एल तरंगों का भ्रमण समय सर्वाधिक होता है, एल तरंग का भ्रमण समय सर्वाधिक होता है, तथा ये तरंगें सर्वाधिक दूरी भी तय करती है। एल तरंगें सर्वाधिक दूरी भी तय करती है। स्पीड अगर पूछेगा तो पी मार देना, सर्वाधिक गति। लेकिन जब दूरी की बात करेगा या भ्रमण समय का बात करेगा, तो कौन करेगा ज्यादा? एल। और एल ही है जो क्या है, खतरनाक भी ज्यादा है, खतरनाक भी ज्यादा है, ज्यादा दूरी भी तय कर रहा है, यानी ज्यादा बड़ा एरिया को ये छेक रहा है कि नहीं?
तो इसलिए एल तरंग धरातल के बिल्कुल समीप में होता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है। स्पीड कम होने की वजह से इसका समय अधिक लेता है भ्रमण का, और फिर दूरी भी काफ़ी तय करता है। तो ये हो गया तुम्हारा तरंग के बारे में। अच्छा लिखो अब, भूकंप की तीव्रता, अगला पॉइंट बना करके, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना तथा, रिएक्टर पैमाना तथा मर्केली, साइंटिस्ट का नाम है, मर्केली पैमाना द्वारा मापा जाता है। ठीक है, कौन कौन से पैमाने से भूकंप मापते हैं? मर्केली और रिएक्टर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना ज़्यादा फेमस है। फेमस कौन है सबसे ज़्यादा? रिएक्टर पैमाना। जब भी न्यूज सुनोगे तो कहेगा इतना रिएक्टर पे था भूकंप की तीव्रता, है ना। 6.0 रिएक्टर, 7.5 रिएक्टर। तो जितना अधिक रिएक्टर बढ़ता जाता है उतना ही वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, हम लोगों के इंडिया में 4, 5, 6, 7 के रेंज का रिएक्टर पैमाना, जापान में काफ़ी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व के, विश्व के तीन प्रमुख क्षेत्रों, विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों में भूकंप का वितरण पाया जाता है, भूकंप का वितरण पाया जाता है। 3 ही जगह एरिया है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन यही एरिया पूरा कितना परसेंट को ले लेगा पता नहीं। यहीं पे मेन भूकंप का क्षेत्र है। पहला एरिया है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक, हाँ तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। अब पहला पॉइंट लिखो, प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, पहला वाला प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। देखो इस पेटी में विश्व का, इस पेटी में विश्व का
66% भूकंप आता है क्या लिखा था इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 66% भूकंप आता है तथा तथा रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्नि वलय अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है। अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है। विश्व का सबसे अधिक जो भूकंप का क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। देखो इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम में इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम में अलास्का पश्चिम में अलास्का से क्यूराल पश्चिम में अलास्का से क्यूराल कोमा जापान कोमा मेरियाना 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 कोमा फिलिपाइन फिलिपाइन की खाई फिलिपाइन की खाई तक एवं फिलिपाइन की खाई तक एवं चिली देश का नाम है। चिली कोमा कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड। अब लाइन पढ़ो तो क्या लिखवाएं, पूरा पढ़ो तो सेंटेंस। जापान, मेरियाना, फिलिपाइन की खाई तक एवं चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग, समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं, समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं। हो गया, कितना बड़ा एरिया लिया ये। दूसरा पॉइंट लो, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी लिखो, मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी पेटी नाम दिया है। देखो, विश्व का लगभग 21% भूकंप, विश्व का लगभग 21% भूकंप 21% भूकंप इस क्षेत्र में आता है। कितना प्रतिशत? 21। देखो कौन कौन सा एरिया है, पिरनीज, पिरेनीज, पिरेनीज कोमा अल्पस, अल्पस, काकेकस, पिरेनीज, अल्पस। ये पर्वत का नाम याद है? काकेकस, काकेकस 100 है लास्ट में, काकेकस, हिमालय, कोमा दो, हिमालय, कोमा म्यांमार की पहाड़ियाँ, म्यांमार की पहाड़ियाँ, आदि, म्यांमार की पहाड़ियाँ आदि। यहीं पे नोट लिखो, भारत के भूकंपीय क्षेत्र, भारत के भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत ही आता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत ही आता है। जिस दिन पर्वत पढ़ा रहे थे, लिख लिया सब कोई? मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आता है। जिस दिन पर्वत पढ़ा रहे थे तो हिमालय बता रहे थे, बता रहे थे, बता रहे थे कि हिमालय, और क्या बताए थे कि यहाँ प्लेट विवर्तनीय की वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। फिर पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ और किस तरह से उत्तर और पूर्वी वाला जो एरिया है हिमालय का, वो भूकंप के लिए बहुत सेंसिटिव है। उत्तर पूर्वी एरिया, खास तौर पर से पूर्वी एरिया, जिसे नेपाल वाला क्षेत्र है ना,
तो जब कभी हम लोग न्यूज़ व्यूज़ में सुनते हैं तो देखते हैं इंडिया में जितना भी वो बोलते हैं भूकंप आता है, उसका मुख्य केंद्र जो होता है, ठीक है, वो नेपाल होता है और उसका प्रभाव हम लोगों के इंडिया में पड़ता है, क्योंकि वहाँ से टकरा करके जो तरंगे इधर आती हैं, एल तरंगे खास तौर पे, वही एल तरंग हम लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? क्योंकि एल तरंग क्या है, बहुत दूर तक चलता है और बहुत आराम से चलता है, स्पीड उसकी कम है ना, तो जितना भी भूकंप हम लोगों का आता है उसका लगभग सब भूकंप का जो केंद्र होता है, वो नेपाल के आस-पास वाला एरिया होता है, हिमालयी क्षेत्र होता है, ठीक है? ठीक है? तो अगर कल को पूछ दे कि भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, वह किस प्लेट के अंतर्गत आता है अगर भूकंप का वितरण की बात करें तो? प्रशांत महासागर, मध्य महाद्वीप या मध्य अटलांटिक? तो मध्य महाद्वीप क्षेत्र में आता है, ठीक है? तीसरा लिखो मध्य अटलांटिक प्लेटी, मध्य अटलांटिक प्लेटी, अटलांटिक प्लेटी, अटलांटिक। देखो मध्य अटलांटिक प्लेटी में मध्य अटलांटिक प्लेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल का सागर तल का प्रसरण है। सागर तल का प्रसरण है। सागर तल का प्रसरण से क्या समझे? अगर ये सागर इतना बड़ा था तल क्षेत्र में, ठीक है, तो धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। इसका एरिया क्या हुआ, बढ़ रहा है, प्रसरण हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो सागर तल का जो इस क्षेत्र में प्रसार होता है, उस कारण से भूकंप आता है इस एरिया में, ठीक है। सागर तल का प्रसरण होने के कारण जो मध्य अटलांटिक प्लेटी है, वहां पे क्या हो रहा है। अच्छा अब ये बताओ कि अटलांटिक प्लेटी में सागर का जो तल है वो क्यों बढ़ रहा है? अटलांटिक प्लेटी बर्फ से भरा हुआ है। अटलांटिक महासागर सुने हो ना, बर्फीला जगह है। जिस समय जो पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, तो एक एक साइड था अंटार्कटिका, एक साइड था अटलांटिका। तो जो अटलांटिक वाला क्षेत्र है वो बर्फ से भरा हुआ है। वो बर्फ क्या क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है। तो अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और अगर ये पानी समुद्र में जाएगा तो नीचे का तल भी तो बढ़ेगा उसका धीरे धीरे। तो जब सागर का तल प्रसरण हो रहा है तो वहाँ हलचल हो रहा है, और हलचल होने से क्या हो गया, भूकंप आ गया, ठीक है। लिखो मध्य अटलांटिक प्लेटी हाँ इसी का मध्य अटलांटिक प्लेटी स्पिट वर्जन स्पिट वर्जन तथा आइसलैंड, स्पिट वर्जन जगह का नाम है, स्पिट वर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है।
तो यहाँ से हो गया भूकंप खत्म। आइसलैंड द्वीप, बॉबेट द्वीप और आइसलैंड, ये वाला जो तीसरा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ के पिघलने की वजह से उसका सागरीय तल बढ़ रहा है, और उस सागरीय तल के बढ़ने से हलचल बढ़ रहा है, और हलचल बढ़ने से भूकंप आ रहा है। ठीक है, तब 3-4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेव्स से कौन सा खतरनाक है, उसकी गति क्या है, ठीक है। दूसरा, उसका माप को क्या बोलते हैं, भूकंप मापी यंत्र को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। पूछते था कि हम लोग भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर कि कौन से पैमाने पर। तो रिएक्टर और मर्कली दोनों पैमाना, ऐसा ऑप्शन दे दे मान लो कि निम्न में से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ए रिएक्टर पैमाना, बी मर्कली पैमाना, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें एक से अधिक, एक से अधिक वाला मानना होगा, या लिख देगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो याद रखना है कि मर्कली पैमाना से भी हम लोग भूकंप मापते हैं। अगर नहीं बताते तो लोग रिएक्टर पैमाना बहुत लोग सुना हुआ रहता है, सिंगल मार के चलाएगा। ठीक है, अरे क्या, कल